एक तरफ जहां नक्श और उसकी बच्चा पार्टी मिस जूली के साथ पार्टी में धामा चौकड़ी मचा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका मुंह फुलाते हुए अपनी मां यानी चित्रा के कमरे में लौट आई थी। अरे कुछ बताएगी भी कि हुआ क्या है? ऐसे सड़ा हुआ मुंह बनाकर पार्टी छोड़कर क्यों आ गई? अनिका का चेहरा देखते ही चित्रा को समझ आ गया था कि कुछ तो बात जरूर हुई है। उस जूली की वजह से। दांत पीसते हुए अनिका ने कहा। क्या वो जूली भी इस पार्टी में आई है? हल्का चौंकते हुए चित्रा ने अनिका से पूछा। हाँ, और सिर्फ पार्टी में नहीं आई है, बल्कि नक्श और बच्चों के साथ चिपक चिपक के नाच गा भी रही है। मॉम, वो यहां क्यों आई है और नक्श ने उसे क्यों इनवाइट किया? एकाएक अनिका की टोन कुछ ज्यादा ही भारी हो गई थी। क्या वो नक्श और बच्चों के साथ नाच गा भी रही है? आखिर नक्श को हो क्या गया है? क्या नक्श को समझ नहीं आ रहा कि जूली उसका और उसके परिवार का बुरा चाहती है? अगर जूली पार्टी में आई है तो अब तो मैं डिनर करने भी नहीं जाऊंगी और पार्टी खत्म होने के बाद नक्श से इस बारे में बात करूंगी। एक तरफ जहां चित्रा अपना रोना लेकर बैठ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अनिका को वो पुरानी बातें याद आने लगी जब जूली कुछ दिनों के लिए एम्पायर में रहने आई थी। मिस जूली ने अनिका को नक्श के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी और वो नक्श का पिटारा चुराना चाहती थी, लेकिन जब अनिका को एहसास हुआ कि वो नक्श के साथ गलत कर रही है तो उसने जूली और शबाना का साथ छोड़ दिया था। लेकिन इसी के साथ अनिका को इतना तो पता चल गया था कि जूली कोई सीधी बंदरिया नहीं है, बल्कि चालाक लोमड़ी है जो नक्श का बुरा चाहती है। लेकिन उसके बावजूद नक्श और जूली को एक दूसरे के करीब देखकर अनिका का दिल उसके मुंह को आ गया था और इस समय उसका दुख अंदर ही अंदर छलांग मार रहा था। मॉम, मेरी और नक्श की शादी को इतने साल हो गए, लेकिन इतने सालों के बाद भी उस जूली का साया मेरे परिवार से हटा नहीं है। प्रोफाउंड रम से पीछा करते करते वो सेफ जोन तक पहुंच गई है और आज तो उसने हद ही कर दी। सबके सामने वो नक्श से ऐसे चिपक रही थी जैसे मानो वो नक्श की बीवी हो। बोलते बोलते अचानक से अनिका की आंखों में आंसुओं का अंबार देखने को मिला। लेकिन गलती तो नक्श की भी है ना, उसने उस कमीनी को अपने नजदीक कैसे आने दिया? एकाएक चित्रा का गुस्सा भी निखर के सामने आ गया था। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर वो चाहती क्या है। क्या उसे दिखता नहीं है कि नक्श एक शादीशुदा इंसान है, घर गृहस्थी वाला इंसान है, उसके 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद वो नक्श के करीब आने की कोशिश कर रही है। आखिर इस सबसे होगा क्या? मेरा और नक्श का रिश्ता ही खराब होगा? अनिका की आंखों से आंसू किसी मोती की तरह छलक रहे थे। वो जूली एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। अनिका तू परेशान मत हो, एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए फिर मैं नक्श की क्लास लगाती हूं। जरा मुझे भी तो पता चले कि उसने उस जूली को पार्टी में क्यों बुलाया। तीखे अंदाज में जूली को कोसते हुए चित्रा ने अनिका को समझाने की कोशिश की। आपको पता है, एम्पायर से जाने के बाद वो ब्लैक फाउंडेशन में शामिल हो गई थी। उसने नक्श को बर्बाद करने की कई चालें चली, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। पर अब सुनने में आ रहा है कि उसने ब्लैक फाउंडेशन का साथ छोड़ दिया है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान की फितरत बदली तो नहीं जा सकती ना। वो शुरू से मेरा और नक्श का रिश्ता तोड़ना चाहती थी और आज भी वो उसी में लगी हुई है। लेकिन इतनी अकल तो नक्श में होनी चाहिए ना। वो अपने ही दुश्मन को फिर से एम्पायर में आने जाने की पनाह दे रहा है, उससे चिपक रहा है। नक्श तक तो ठीक था, लेकिन आज वो मेरे बच्चों तक भी पहुंच गई। कल को वो मेरे बच्चों के दिल में मेरे खिलाफ जहर भर देगी तो मेरा क्या होगा? अचानक से अनिका को मिस जूली के संदर्भ में प्रॉब्लम्स का भंडार नजर आने लगा था। हालांकि इससे पहले कि चित्रा कुछ रिएक्ट करती, एक बार फिर से अनिका ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, और उससे भी जरूरी बात, ये सब करके आखिर उसे मिलेगा क्या? एक तरफ जहां मां और बेटी के बीच मिस जूली को लेकर घमासान बहस चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो राक्षस सुमाली 5 घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा मील की दूरी आसानी से कवर कर चुका था और ब्लैक फाउंडेशन के हेडक्वार्टर्स के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ब्लैक फाउंडेशन की जमीन कांप रही थी। जब गार्ड्स ने एक राक्षस जैसे इंसान को हेडक्वार्टर्स के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हुए देखा, तो एकाएक वो सभी गार्ड्स पूरी तरह से सचेत हो गए थे और अपने हथियार के साथ दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तुरंत ही एक गार्ड ने वॉकी टॉकी बाहर निकाला और उस राक्षस की सूचना मिस्टर पोरवाल को देनी चाहिए। बॉस, कम इन, कम इन। एक दानव जैसा इंसान हमारे दरवाजे की ओर बढ़ रहा है, हम क्या करें? जल्दी ऑर्डर्स दीजिए, ओवर एंड आउट। जैसे ही पोरवाल को वो मैसेज मिला, वैसे ही एकाएक उसके कान खड़े हो गए थे
और तुरंत ही उसने सिक्योरिटी कैमरा के जरिए बाहर का माहौल जानने की कोशिश की। सुमाली बड़े बड़े कदम लेते हुए ऑलमोस्ट हेडक्वार्टर्स के दरवाजे तक पहुंच गया था। ये लंबे लंबे बाल, 50 किलो के हाथ और 80 किलो के पैर, ये मोटा शरीर लेकिन एकदम फिट एंड फाइन। ऐसा नजारा पूर्वाल ने पहले कभी नहीं देखा था और एकाएक उसके होश उड़ गए थे। ये नक्श की कोई चाल हो सकती है, उड़ा दो मोटे सांड को। जैसे ही उन गार्ड्स को पूर्वाल के ऑर्डर्स मिले वैसे ही उन्होंने सुमाली पर धावा बोल दिया था। लेकिन ये क्या, कमान के तीर से लेकर बंदूक की गोली तक किसी का भी असर सुमाली पर नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वो गार्ड्स कोई नया पैंतरा ट्राई करते, पलक झपकते ही सुमाली ने उन गार्ड्स को मसल के रख दिया था और मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया था। एकाएक पूरे ब्लैक फाउंडेशन में हड़कंप मच गया था और करीब 1000 से भी ज्यादा एक्सपर्ट सुमाली के सामने आकर खड़े हो गए थे। हालांकि इससे पहले कि वो एक्सपर्ट्स हमला बोलते, सुमाली ने एक ही झटके में उन सभी 1000 एक्सपर्ट्स को यमलोक का रास्ता दिखा दिया था। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देखकर तुरंत ही पूर्वाल अपनी काली शक्तियों का पिटारा लेकर सुमाली के सामने जा पहुंचा और उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए उसे ललकारा, अबे ओ सांड की औलाद, चुपचाप यहां से चला जा, वरना मैं अपनी शैतानी ताकतों से तुझे खत्म कर दूंगा। ब्लैक फाउंडेशन से पंगे लेने का अंजाम शायद तू जानता नहीं है। सुमाली खुद ब्लैक फाउंडेशन का ही हिस्सा था, लेकिन पूर्वाल भी उसे पहचान नहीं पाया था और नमस्ते करने के बजाय उल्टा उससे पंगे ले रहा था। खैर, पूर्वाल की धमकी सुनकर सुमाली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हां, एकाएक वो जोर जोर से हंसने लगा था।